एक बार मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक ने एमबीए के छात्रों से पूछा, बताइए, मैं किस बिजनेस में हूँ। वहां मौजूद सभी छात्र हंसने लगे क्योंकि सबको लगा कि वो तो हैमबर्गर बेचते हैं। लेकिन रे क्रोक ने जो जवाब दिया, उसने सबका नजरिया बदल दिया। उन्होंने कहा, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। और यहीं से शुरू होता है दुनिया के सबसे अमीर लोगों का तीसरा सबसे बड़ा सीक्रेट। स्वागत है आपका जेन नैरेटिव्स के रिच डैड पुअर डैड एआई पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 3 में। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस को रिकॉर्ड करेंगे। आज हम गहराई से जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने बॉस, सरकार और बैंक को अमीर बनाने में निकाल देते हैं, लेकिन खुद का कोई एसेट कॉलम खड़ा करने पर ध्यान नहीं देते। अगर आप सच में फाइनेंशियली आजाद होना चाहते हैं और अपनी जिंदगी भर की मेहनत का फल खुद पाना चाहते हैं, तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए। चलिए, आज की इस लाइफ चेंजिंग एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि कोई इंसान 60 साल का, हाँ। 50 लाख या मान लीजिए 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। हाँ, काफी अच्छी इनकम है। राइट। और उसके पास एक नई मर्सिडीज है, एक बड़ा सा आलीशान घर ईएमआई पे चल रहा है। जो कि आजकल बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली वो हर साल फॉरेन ट्रिप्स पर जाता है। लेकिन अगर थोड़ा अंदर झांक कर देखा जाए तो सच्चाई ये है कि वो इंसान पूरी तरह से, मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में, कंगाल है। बिल्कुल, दिखने में अमीर पर अंदर से अकाउंट खाली। वही तो, मतलब अगर किसी वजह से अगले 2 महीने के लिए उसकी जॉब चली जाए तो उसका ये पूरा चमकता हुआ एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हमने तो बचपन से यही सुना है ना कि पढ़ाई करो, टॉप यूनिवर्सिटी जाओ, एक अच्छी जॉब पाओ, खूब मेहनत करो और लाइफ सेट। यही सुनते आए हैं सब। लेकिन अब ये बहुत अजीब लग सकता है जो लोग हमें इस डीप डाइव में सुन रहे हैं, पर जो चीजें किसी को लगता है कि उन्हें अमीर बना रही हैं, दरअसल वही चीजें उन्हें जिंदगी भर गरीब रख रही हैं। सही बात है। और इस नई डीप डाइव में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अजीब और शॉकिंग सच की तह तक जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो लोगों को मतलब बहुत देर से समझ आता है। तब तक शायद बहुत साल निकल चुके होते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी इनकम यानी अपनी तनख्वाह बढ़ाने में निकाल देते हैं। दिन रात एक कर देते हैं लोग। चलिए हम एक कोर फोकस पे बात करेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस। और ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल ही जॉब छोड़ के कोई नई कंपनी खोल लेनी है। राइट, लोग अक्सर यही गलत समझ लेते हैं। इसका असली मतलब बहुत डीप है। इसका मतलब है अपनी खुद की संपत्ति, जिसे हम एसेट कॉलम कहते हैं, उसको पहचानना और स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसके बारे में हम आज बहुत डिटेल में जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस मटेरियल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है 1974 की, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एमबीए क्लास का किस्सा है। ओ, वो रे क्रॉक वाली कहानी? हाँ वही। तो वहाँ मैकडॉनल्ड्स तो फाउंडर रे क्रॉक गेस्ट लेक्चर देने आए थे। लेक्चर खत्म होने के बाद जब वो आराम से बच्चों के साथ बियर पी रहे थे तो उन्होंने अचानक एक सवाल पूछा, बताओ मेरा बिजनेस क्या है? और ऑब्वियसली वहां बैठे सब लोग हंसने लगे होंगे। एग्जैक्टली। सबको लगा कि भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर चेन चलाने वाला इंसान हमसे पूछ रहा है कि उसका बिजनेस क्या है। एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके बोली दिया कि सर, दुनिया जानती है आप हैमबर्गर बेचते हैं। लेकिन रे क्रॉक ने जो जवाब दिया, उसने पूरी क्लास का दिमाग घुमा दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि उनका बिजनेस बर्गर बेचना नहीं है, बल्कि उनका बिजनेस रियल एस्टेट है। राइट। और ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट पूरी फाइनेंशियल दुनिया और अमीरी का सबसे बड़ा लेसन है। पर मुझे समझ नहीं आया पहले कि बर्गर बेचने वाला रियल एस्टेट में कैसे। देखें, बर्गर बेचना और नई फ्रेंचाइजेस ओपन करना उनका प्राइमरी फोकस जरूर था, ताकि लोग उनकी दुकानों तक आएं और सिस्टम चलता रहे। लेकिन उनका बड़ा गेम, उनका असली और लंबा चलने वाला बिजनेस बर्गर का मीट या बन नहीं था। तो असली गेम वो जमीन थी। बिल्कुल, उनका असली फोकस उस जमीन पर था जिस पर वो मैकडॉनल्ड्स की दुकानें खड़ी थीं। वेट, इसको थोड़ा यहीं रोक कर समझते हैं। रियल एस्टेट कैसे? जब कोई नॉर्मल इंसान मैकडॉनल्ड्स जाता है तो वो जमीन थोड़ी खरीदता है, वो तो बर्गर और फ्राइज के पैसे देता है, राइट? और उनका बिजनेस मॉडल तो फ्रेंचाइजी बेचने का है, तो उन्हें जमीन से पैसा कैसे मिल रहा है? ये रियल एस्टेट वाली बात फिट कैसे बैठ रही है? ये बहुत ही वैलिड डाउट है। इस मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब मैकडॉनल्ड्स तेजी से एक्सपैंड कर रहा था ना, तो रे क्रॉक ने एक जीनियस सिस्टम बनाया।
उन्होंने तय किया कि जो भी इंसान मैकडॉनल्ड्स की नई फ्रेंचाइज खोलना चाहेगा उसे उस जगह की जमीन का किराया मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जमीन पहले से उनकी है। एग्जैक्टली मैकडॉनल्ड्स का हेडक्वार्टर्स पहले से ही किसी भी शहर के सबसे प्राइम लोकेशंस, जो बेस्ट और महंगे इंटरसेक्शंस होते हैं, वहां जमीन खरीद लेता था। फिर फ्रेंचाइज लेने वाला वहां अपना बर्गर बेचता था। ओह वाह! तो फ्रेंचाइज ओनर सुबह से शाम तक बर्गर बेचकर मेहनत कर रहा है, पर सच्चाई यह है कि वो मैकडॉनल्ड्स की उस जमीन का लोन चुका रहा है। सही पकड़ा। बर्गर की सेल्स से मैकडॉनल्ड्स को रॉयल्टी तो आती ही थी, पर सबसे बड़ा, पक्का और गारंटीड पैसा उस जमीन के रेंट से आता था, जो वक्त के साथ हमेशा बढ़ता जाता था। आज के वक्त में कैथोलिक चर्च के बाद मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा ओनर है। हर बड़े शहर के प्राइम चौराहे उनके नाम पर हैं। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। अब मुझे पिक्चर क्लियर हो रही है। मतलब बर्गर तो सिर्फ लोगों को उस बिल्डिंग में लाने का एक अट्रैक्शन है, असली गेम तो जमीन की कीमत बढ़ने का और रेंट आने का है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई मूवी थिएटर वाला। मूवी थिएटर वाला वो कैसे? जैसे थिएटर वाला आपको लगभग सस्ते में टिकट दे देता है ताकि आप अंदर आकर बैठ जाएं, क्योंकि उसका असली बिजनेस तो आपको महंगा पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक बेचना है ना। हम बाहर से सिर्फ सामने वाली चीज देखते हैं, बर्गर या मूवी, और बैकग्राउंड में जो वेल्थ मशीन चल रही है वो हमें दिखती ही नहीं। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, और यही आम आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। हमें बैकग्राउंड की मशीन दिखती ही नहीं, क्योंकि हमारी आंखों पर बचपन से ही एक पट्टी बंधी होती है। किस चीज की पट्टी? ये पट्टी हमारा स्कूल और एजुकेशन सिस्टम हम पर बांधता है। हम वो पट्टी बांधकर पूरी जिंदगी चलते रहते हैं। लेकिन एक मिनट, हमारा एजुकेशन सिस्टम हम पर ऐसी पट्टी क्यों बांधेगा? हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, टीचर्स हों। अगर सभी अपना बिजनेस करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? पढ़ाई करना और स्किल सीखना तो बेसिक जरूरत है। सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। प्रॉब्लम एजुकेशन लेने में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में है कि एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ एक प्रोफेशन सिखाता है, वो आपको आपका बिजनेस करना नहीं सिखाता। तो लोग इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। हाँ, लोग अपने प्रोफेशन और बिजनेस को एक ही मान लेते हैं। अगर कोई बैंक में ब्रांच मैनेजर है तो लोग क्या बोलते हैं? मैं बैंकिंग के बिजनेस में हूँ। राइट, कॉमनली यही बोला जाता है। पर सच्चाई ये है कि बैंकिंग उनका प्रोफेशन है, वो बैंक किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी और का बिजनेस है। ओके, तो कोई इंसान अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को अलग अलग कैसे देखें? इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? बहुत आसान तरीका है। जिस भी काम में आपकी फिजिकल मौजूदगी जरूरी है, यानी अगर आप 2 महीने काम पर ना जाएं तो आपको पैसा आना बंद हो जाए, तो वो आपका प्रोफेशन है, आपकी जॉब है, चाहे आप उस बैंक के सीईओ ही क्यों ना हो। और बिजनेस क्या हुआ फिर? बिजनेस या आपका एसेट कॉलम वो है जो आपके सो जाने के बाद या वेकेशन पर जाने के बाद भी ग्रो कर रहा है। बैंक का मालिक अपने घर पर सो रहा है, पर उसके बनाए सिस्टम और लोगों के पैसों से उसकी दौलत हर सेकंड बढ़ रही है। ज्यादातर लोग पहले किसी कंपनी के ओनर को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं, और फिर जो सैलरी आती है उस पे 30 या 40% टैक्स देकर सरकार को अमीर बनाते हैं। एग्जैक्टली। और आखिर में जो थोड़ा बहुत बचता है उसकी कार या घर की ईएमआई भर के उस बैंक को अमीर बनाते हैं। बेसिकली वो सबके लिए काम कर रहे हैं सिवाय खुद के। मैन, ये सच में थोड़ा डरावना है। जैसे मान लीजिए कि कोई अभी सुबह सुबह ट्रैफिक में ऑफिस ड्राइव करते हुए ये चर्चा सुन रहा है। उसके दिमाग में शायद यही चल रहा होगा कि यार अगले महीने मेरा अप्रेजल आने वाला है, अगर प्रमोशन मिल जाए और सैलरी 20% बढ़ जाए तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पर आपकी बातों के हिसाब से तो प्रमोशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रमोशन मिलने से असल में क्या होता है, आपकी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे ही इनकम बढ़ती है आपका टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाता है और आप सरकार को और ज्यादा टैक्स देने लगते हैं। और उसके बाद लोगों की साइकोलॉजी देखिए, उन्हें लगता है कि अब वो ज्यादा कमा रहे हैं, उनका स्टेटस बढ़ गया है, तो वो तुरंत एक और बड़ी कार ईएमआई पर ले लेंगे या एक बड़ा टीवी क्रेडिट कार्ड पे उठा लेंगे। सही कहा। उन्होंने इफेक्टिवली क्या किया, अपनी बढ़ी हुई इनकम को सीधा अपनी लायबिलिटीज यानी अपने खर्चों में डाल दिया, और इस पूरे चक्कर में उनका एसेट कॉलम यानी उनकी खुद की वेल्थ अभी भी बिल्कुल जीरो या खाली ही है। उन्होंने अपनी लाइफ को और एक्सपेंसिव बना लिया पर आजाद नहीं किया। ये बात तो सीधी दिल पर लग रही है। जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, अगर आपके दिमाग के जाले साफ हो रहे हैं तो इस चर्चा के दौरान जरूर सोचिए
कि आपका प्रोफेशन क्या है और आपने अपने एसेट कॉलम के बारे में कभी ध्यान दिया था या नहीं? अपनी थॉट्स शेयर करें, क्योंकि अब हम उस जाल की बात करने वाले हैं जिसमें 99% मिडिल क्लास लोग फंसते हैं, फेक एसेट्स का जाल। हाँ, फेक एसेट्स। तो जैसा भी बात हुई खर्चों की और बड़ी कार ईएमआई पर लेने की, लोग ये सब करते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये महंगी चीजें ही उनके एसेट्स हैं। वो खुद को इस झूठ में फंसा लेते हैं। बिल्कुल। और इस पॉइंट पर सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही मजेदार और आंख खोलने वाला किस्सा है। एक बार ऑथर को कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए एक नया बैंक लोन चाहिए था। जब उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक को जमा की, तो बैंक का मैनेजर उन्हें बड़ी अजीब और शक की नजरों से देखने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑथर के पास उस वक्त कोई स्टैंडर्ड 9 to 5 वाली जॉब नहीं थी, उन्हें एक रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। लेकिन उनके पास ऐसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थीं जहां से उन्हें लगातार किराया आता था। बैंक को लगा कि ये इंसान तो अजीब है, इसके पास फिक्स नौकरी नहीं है, ये रिस्की है। ओ, मतलब बैंक का माइंडसेट भी वही पुराना प्रोफेशन वाला था। वही पुराना। फिर ऑथर ने फ्रस्ट्रेट होकर पता है क्या किया? अपनी नेटवर्थ यानी अपनी कुल औकात को पेपर पर बड़ा दिखाने के लिए अपने महंगे आरमानी सूट्स, अपने हजारों डॉलर के आलीशान गोल्फ क्लब्स, रोलेक्स वॉचेस और अपनी आर्ट कलेक्शन को पेपर पर एसेट के सेक्शन में लिखकर सबमिट कर दिया। हाँ हाँ, और बैंक वालों का रिएक्शन क्या था इस लिस्ट पर? उन्होंने वो लोन एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट कर दी। बैंक लोन कमेटी ने कहा कि सर, आपके ये आरमानी सूट्स और गोल्फ क्लब्स हमारे किसी काम के नहीं हैं, ये कोई एसेट नहीं है। और यहीं से वो फेक एसेट वाला पॉइंट स्ट्राइक करता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में खुद को बड़ा समझदार मानते हैं। हाँ, लोग दोस्तों के बीच गर्व से कहते हैं कि मेरा 2 करोड़ का घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, मेरी नई 20 लाख की गाड़ी मेरा एसेट है। वही तो। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि नेटवर्थ यानी लोग जो अपनी कुल संपत्ति का हिसाब लगाते हैं, उसका आकलन आमतौर पर इतना गलत होता है कि क्या बताऊं। जैसे ही कोई उस 20 लाख की नई गाड़ी को शोरूम से बाहर सड़क पर निकालता है, उसके पहिए रोड पर आते ही उसकी मार्केट वैल्यू अगले ही मिनट 25% गिर जाती है। सिर्फ शोरूम से बाहर निकलने पर? हाँ, ऑथर इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं कि उन्होंने लगभग $400 का जो नया टाइटेनियम गोल्फ क्लब लिया था शौक में, गोल्फ कोर्स पर जाकर उसे जैसे ही पहला शॉट मारा, वो $400 का क्लब तुरंत $150 की औकात पर आ गया। और ऐसी तेजी से गिरने वाली वैल्यू वाली चीजों को हम एसेट मानकर अमीर फील करते हैं। राइट, मुझे एक क्रॉस क्वेश्चन करना है यहाँ। गाड़ी की वैल्यू गिरती है, ये समझ आती है बात, पर अगर मैं कहूँ कि वो रेसिडेंशियल घर जिसमें कोई अपनी फैमिली के साथ रहता है, वो तो एक एसेट है ना, जमीन की वैल्यू तो नहीं गिरती, तो वो घर एसेट क्यों नहीं है? चलिए इस बहुत बड़े कंफ्यूजन को आज परमानेंटली क्लियर करते हैं। वो आलीशान घर जिसमें आप रह रहे हैं, क्या वो हर महीने बिना आपके कुछ किए आपकी जेब में फ्रेश पैसा डाल रहा है? नहीं, खुद के रहने वाले घर से रेंट थोड़ी आता है। बल्कि इसके ठीक उलट, आप हर महीने उस पे प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, उसकी पुताई और मेंटेनेंस का खर्चा उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा खर्चा उसके लोन का भारी इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हैं। वो बिल्डिंग लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर निकाल रही है। ओह राइट, पॉकेट से पैसा जा रहा है। और फाइनेंशियल रूल्स के मुताबिक जो चीज आपकी जेब से पैसा निकाले वो कंप्लीटली लायबिलिटी है, एसेट नहीं। और इसमें सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब लोगों को सच में इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे जब डाउनसाइजिंग होती है या किसी की अचानक जॉब चली जाए। हाँ, अगर कल जॉब चली जाए और खाना लाने के पैसे ना हो, तो क्या कोई अपने 2 करोड़ के घर का एक छोटा सा बाथरूम बेचकर राशन ला सकता है? नहीं, पूरा घर ही बेचना पड़ेगा ना। और जब मार्केट को पता होता है कि कोई मजबूरी में अपना घर या गाड़ी बेच रहा है, तो खरीदार उनकी कीमत और भी गिरा देते हैं। फेयर वैल्यू कभी नहीं मिलती। और अगर गलती से थोड़े महंगे में बेच भी दिया, जिसमें लग रहा है कि फायदा हुआ, तो पता है क्या होगा? मुझे लग रहा है यहाँ टैक्स का कोई चक्कर आने वाला है जिसे नॉर्मल लोग कैलकुलेट ही नहीं करते। थोड़ा आसान भाषा में बताइए इसको। कैपिटल गेन्स टैक्स। आसान भाषा में इसका मतलब है, अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदी थी और आज उसको महंगे में बेचकर प्रॉफिट कमाया, तो सरकार कहती है कि रुको, इस प्रॉफिट पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है। सरकार उस मुनाफे का एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स के रूप में तुरंत मांगती है। यानी बुरा वक्त आया, फेक एसेट्स बेचे, सस्ते में बिके और थोड़ा फायदा हुआ तो सरकार ने टैक्स में जेब काट ली। एग्जैक्टली। इसीलिए जब आम लोगों की डाउनसाइजिंग होती है, तब उन्हें असल आईना दिखता है कि उनका बड़ा सा घर और महंगी गाड़ी असल में उनका खून चूस रहे थे,
मदद नहीं कर रहे थे। ये तस्वीर तो सच में दिमाग हिला देने वाली और डरावनी है। एक तरह से हम लाइबिलिटीज और खर्चों को चमकीले कपड़े पहनाकर एसेट्स बुलाते हैं और खुद से झूठ बोलते हैं। पर ठीक है, अगर मेरी गाड़ी, शौक और रहने वाला घर एसेट्स नहीं है, तो आखिर सच्चे एसेट्स होते क्या हैं? कहाँ से शुरू करें? सच्चे और असरदार एसेट सिर्फ वही होते हैं जो बिना आपके एक्टिवली काम किए आपके लिए छाप पर पैसा बनाएं। उन्हें आपकी फिजिकल जरूरत नहीं होती। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं स्टॉक्स, यानी स्टॉक मार्केट के जरिए किसी और के प्रॉफिटेबल बिजनेस में थोड़ा सा मालिकाना हिस्सा खरीदना। और इसके अलावा बॉन्ड्स या ऐसी इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, जैसे कोई दुकान, गोडाउन या घर जिसे खरीद कर किराए पर दिया हो, जहां से कैश फ्लो आए। इसके अलावा नोट्स और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, रॉयल्टीज, जैसे किसी ने किताब लिखी, म्यूजिक बनाया या पेटेंट बनाया, जिसका पैसा जब भी वो चीज बिके उनको मिलता रहे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। ओके, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सॉलिड है, पर मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है जो शायद सुनने वालों के दिमाग में भी चल रहा होगा। रियल एस्टेट खरीदना या स्टॉक्स में पैसा लगाना, इन सब काम के लिए तो पहले ही बहुत सारा इनिशियल पैसा चाहिए ना। अगर किसी के अकाउंट में थोड़ी सेविंग्स हैं, तो वो अपना एसेट कॉलम कैसे बनाए? यही तो असली गेम और फाइनेंशियल प्लानिंग है। लाखों या करोड़ों रुपए से शुरुआत नहीं करनी होती। ऑथर ने मटेरियल में खुद बताया है कि वो शुरुआत हमेशा छोटे इन्वेस्टमेंट से करते हैं। वो पहले बहुत ही छोटे घरों या सस्ती प्रॉपर्टीज से शुरू करते थे, फिर जब वहां से फायदा मिलता तो उसे बेचकर अगले थोड़े और बड़े प्रॉपर्टीज में लगाते, जिससे टैक्स का बोझ भी डिले हो जाता है। ओह, यानी स्टेप बाय स्टेप? हाँ, उन्हें स्टार्टअप्स यानी स्मॉल कैप कंपनीज का आइडिया पसंद है, लेकिन उनका सबसे बड़ा रूल क्लियर है, किसी भी ऐसी चीज में मत इन्वेस्ट कीजिए जिसे आप दिल से समझते नहीं हैं। अगर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मेंटेन करना बोरिंग लगता है तो उसमें बिल्कुल मत जाइए। अपनी थोड़ी सी सेविंग से म्यूचुअल फंड्स या सस्ते इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, जहां पैसा आराम से ग्रो हो। इस पूरी डिस्कशन में ना मुझे एक थॉट बहुत ही पावरफुल लगा। मटेरियल में इसे लगभग एक गोल्डन रूल या गाइडिंग फिलॉसफी बताया गया है कि अपने हर कमाए हुए डॉलर या रुपए को अपना एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय समझना। पता है ये मुझे सुनने में कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल एक आम के पेड़ यानी मैंगो ट्री लगाने जैसा है। जब हम आम की गुठली जमीन में बोते हैं तो हम उस पर रोज मेहनत करते हैं, पानी देते हैं, हाथ डालते हैं, पर हम उस छोटी सी गुठली या पौधे को निकालकर खाते नहीं हैं। हम लंबा इंतजार करते हैं उस पेड़ के पूरा बड़ा होने का। राइट, इंतजार करना पड़ता है। एक बार वो पेड़ बड़ा हो गया, जड़ें मजबूत हो गईं, तो फिर वो अपने आप सालों साल तक बिना रुके आम देता रहता है। वो पेड़ दरअसल हमारा एसेट है और वो आम जो हम रोज खाते हैं वो हमारा कैश फ्लो है। क्या बेमिसाल एनालॉजी दी है। द मैंगो ट्री एनालॉजी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। हम लोग गलती ये करते हैं कि पेड़ उगने से पहले ही उस छोटे से पौधे को उखाड़कर सस्ती ईएमआई वाली कार लेने का सोच लेते हैं। हाँ, और एक बार आपका मेहनत से कमाया हुआ एक भी रुपया आपके एसेट कॉलम में चला जाए, यानी अगर आपने उसका कोई इंडेक्स स्टॉक ले लिया या रियल एस्टेट में लगा दिया, तो उस रुपए को एक वफादार एम्प्लॉय मान लीजिए, उसे बाहर मत आने दीजिए। अपनी एक फौज बनाइए पैसे की। और पैसे को अपना एम्प्लॉय बनाने की सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये इंसानों की तरह नहीं है। ये दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन लगातार काम करता है। इसे रात को नींद नहीं आती, इसे छुट्टी नहीं चाहिए, इसकी तबीयत खराब नहीं होती और ये बिना थके काम करता है। एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय आपके लिए और छोटे छोटे एम्प्लॉयज पैदा करेगा, मतलब इंटरेस्ट और रिटर्न लाएगा। एग्जैक्टली। मैसेज बहुत साफ है। अपना डे जॉब करते रहिए, वहां खूब मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी बचत से अपने खुद के बिजनेस यानी इस इनविजिबल एम्प्लॉय की फौज को खड़ा करना किसी भी कीमत पर मत भूलिए। ये कॉन्सेप्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। तो अब इससे एक बहुत ही नेचुरल और ऑब्वियस सवाल निकलता है कि क्या हमें ऐसी पूरी जिंदगी एक सन्यासी बनकर जीना पड़ेगा? अरे भाई, अगर सालों मेहनत करके पैसा कमाया है तो मन करेगा कि नई लग्जरी कार चलाऊं, महंगे कपड़े पहनूं, फैमिली को फॉरेन ट्रिप पे ले जाऊं। क्या अमीर बनने के इस प्रोसेस में सारे शौक मार देने हैं? बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या अमीर होने का मतलब कंजूस या सन्यासी होना नहीं होता। फर्क सिर्फ किस चीज का है पता है? वक्त का और टाइमिंग का। यहाँ आता है सबसे बड़ा जाल, जिसे हम द लग्जरी ट्रैप कहते हैं। द लग्जरी ट्रैप वो क्या है? जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी प्रमोशन मिला तो सीधा सबसे लेटेस्ट महंगा फोन या नई गाड़ी ईएमआई पर ले आते हैं।
उन्होंने लग्जरी कब खरीदी? पहले, और किसके पैसे से? अपनी खून पसीने की डायरेक्ट आमदनी से। या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके जिस पे वो अगले 3 साल तक इंटरेस्ट भरेंगे। बाहर अमीर दिखते हैं, अंदर से अकाउंट जीरो। एग्जैक्टली इसके ठीक उलट जो ओल्ड मनी वाले यानी असली अमीर लोग हैं, जिनकी वेल्थ पीढ़ियों तक चलती है, वो लग्जरीज को सबसे आखिर में खरीदते हैं। इस पॉइंट पर ना मटेरियल में एक बहुत ही प्यारी और सीखने वाली कहानी आती है किम की मर्सिडीज की। किम, जो कि ऑथर की पत्नी है, उन्हें एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदने का बहुत शौक था। अब एक आम इंसान क्या करता? बैंक जाता, लोन का पेपर साइन करता और ईएमआई बनवा लेता। सही बात। पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड जॉब की आमदनी से या किसी एक्स्ट्रा शिफ्ट करके गाड़ी नहीं ली। उन्होंने पूरे 4 साल का लंबा इंतजार किया। उन 4 सालों में उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने पर लगाया, यानी वो रियल एस्टेट में पैसा लगाती रहीं। और फिर 4 साल बाद उन्हें क्या रिजल्ट मिला? आखिर में वैसा टाइम आया जब उनके उन सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से हर महीने ऑटोमेटिकली इतना कैश फ्लो आने लगा कि उस प्रॉफिट ने उन्हें वो मर्सिडीज कैश में खरीद कर दे दी। और अब आप इस मैकेनिज्म की गहराई को महसूस कीजिए। एक तरफ बैंक से कर्ज लेकर गाड़ी आती है, रात को नींद नहीं आती क्योंकि ईएमआई भरनी है। दूसरी तरफ किम की सिचुएशन है, उस लग्जरी गाड़ी का पूरा खर्चा उनका बनाया हुआ एसेट खुद उठा रहा है। उन्होंने इनडायरेक्टली लिया, डायरेक्ट पॉकेट से पैसा खर्च ही नहीं किया। किम के लिए वो मर्सिडीज बेंज सिर्फ एक लोहे का डब्बा नहीं थी, वो उनकी सारे 4 साल की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, उनके सब्र और डिसिप्लिन का एक इनाम थी। स्ट्रेस नहीं थी। असली अमीरी यही होती है, जब आपके शौक की कीमत आपका मेहनत का पैसा नहीं, बल्कि सेट किया हुआ एक सॉलिड बैकग्राउंड सिस्टम चुकाता है। आपके शौक की कीमत आपका सिस्टम चुकाता है। ये एक ऐसी पावरफुल लाइन है कि कोई भी सुनने वाला इसको नोट कर लेगा। तो इस पूरे डीप डाइव में हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें कवर की हैं जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होती। हमने बात की कैसे मैकडॉनल्ड का असली गेम बर्गर नहीं, वो ज़मीन है। कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बिजनेस की जगह प्रोफेशन में फंसा देता है। फेक एसेट्स की सच्चाई को पहचाना कि कैसे वो आलीशान घर और गाड़ियां अमीरी नहीं, अक्सर हमारी जेब काट रही होती हैं। और सबसे बड़ा लेसन, अपने बचे हुए रुपए को आम के पेड़ की तरह बड़ा करना, एक ऐसे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना जो सोता नहीं है। ये सारी बातें अब हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े से असहज करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात तो बड़ी फिक्र से करते हैं, लेकिन जिंदगी का असली, नेचुरल और सबसे बड़ा एसेट क्या है? हमारा समय, टाइम। बिल्कुल। एक पल के लिए शांति से सोचने वाली बात है। जिन स्मार्टफोन्स के लिए हम ईएमआई भरते हैं, जिन स्ट्रीमिंग ऐप्स पर रोजाना बिना सोचे 4 से 5 घंटे स्क्रॉल करते हैं, क्या वो डिवाइसेस और एप्स एसेट कॉलम में एक भी रुपया जोड़ रहे हैं? नहीं, उल्टा वो हमारा वक्त और टाइम खा रहे हैं। यानी वो हिडन लाइबिलिटीज बन चुके हैं जो चुपचाप बैंक अकाउंट तो खाली कर ही रहे हैं, हमारी एनर्जी भी खा रहे हैं। जो समय एसेट पेड़ की सिंचाई करने में या फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में लगाना था, क्या वो शॉर्ट वीडियोस देखने में खर्च हो रहा है? इस बारे में सबको शांति से जरूर सोचना चाहिए। वाह, ये तो दिमाग की बत्ती बिल्कुल एक नई दिशा में जलाने वाला पर्सपेक्टिव है। हम सिर्फ पैसे का लॉस देखते हैं, पर अपने टाइम को भी एज अ लायबिलिटी वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं सोचते। अगर इस डीप डाइव ने आप सबके दिमाग के कुछ बंद दरवाजे खोले हैं, अगर इस डिस्कशन से कोई आहा मोमेंट मिला है, तो इस नॉलेज को अकेले अपने तक मत रखिए। इस चर्चा को अपने दोस्तों, फैमिली के ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस मेहनत और खर्च के ट्रैप से बाहर निकल सकें। और आज के बाद आपकी लाइफ का पहला रियल एसेट क्या होने वाला है, इस पर काम करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक नए कॉन्सेप्ट, नई इन्फॉर्मेशन और ऐसी ही एक नई आंख खोलने वाली डिस्कशन के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने एसेट्स बिल्ड करते रहिए।